हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का वही पहला चैप्टर है राजपूत युग, नए शासक और राज्य। जैसे कि बच्चों हमने आपको इसमें एक पैराग्राफ के बारे में बताया, जैसे कि राजपूत युग के बारे में हर्षवर्धन के बाद समय काल कब शुरू हुआ, उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य के बारे में बताया। अब हम आप सबको ले चलते हैं राजपूत युग की शासन व्यवस्था। जैसे राजपूत युग की शासन व्यवस्था कैसे होती थी, जो राजपूत युग के विविध राजवंशों का शासक था, उस समय क्या होता था, जो शासक राजवंशों में परिवर्तन आता था उसे राजनीतिक परिस्थिति देखने को बहुत मिलती थी। जैसे कि बच्चों जो राजपूत युग में राजा का पद जो दिया जाता था वह ज्येष्ठ पुत्र अधिकारी के रूप में दिया जाता। जैसे किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, जो बड़ा माने जो ज्येष्ठ होता है उन्हें जनता द्वारा नियुक्त किया जाता है कि ये राजा बन सकता है, उसकी काबिलियत देखी जाती है, उसी के अनुसार उन्हें राजा बनाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चों जो लोगों की राज दरबारियों द्वारा चुनाव करके मन प्रसन्न राजा चुने जाते हैं। यहाँ तक कि मंत्रियों के 2 प्रकार थे। जैसे मंत्रियों के कितने प्रकार थे, 2 प्रकार थे। नंबर 1 आमत्य और नंबर 2 सचिव। आमत्य क्या करते थे, वो कार्य मंत्रण और राजनीति का कार्य करते थे, और सचिव क्या करते थे, सचिव का कार्य था लड़ाई और समझौते का। यहाँ तक कि कई बार हम देखते हैं अंतिम निर्णय राजा का ही होता है, और इस समय आंदोलन का महाप्रतिहार दंडनायक जैसे पद थे। जैसे कि बच्चों जो नगर की सभा की प्रमुख नगरपति कहलाता था। यहाँ तक कि बच्चों जो राजपूत युग के ग्रामीण संस्थाओं का विशेष रूप दिया जाता है, वह मुगल साम्राज्य में ग्राम पंचायत का महत्व बना। यहाँ तक कि बच्चों जो उत्तरी भारत की तरह या दक्षिणी भारत में भी ग्राम पंचायत के अधीन उनका प्रमुख मुखिया का सरपंच माना जाता था। प्रमुख दक्षिण भारत की ग्राम पंचायत के अधीन कौन माना जाता था, प्रमुख मुखिया का सरपंच माना जाता था। यहाँ तक कि न्यायतंत्र का भी सर्वोत्तम राजा था। फिर बच्चों हमारा आता है वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। जैसे कि बच्चों ये हमारा टिप्पणी में भी आ सकता है, व्यापार वाणिज्य क्या है। जैसे कि इसमें व्यापार वाणिज्य क्या है, जैसे बच्चों राजपूत युग में जो वाणिज्य व्यवस्था को देख रेख करने के लिए एक अलग विभाग था। जैसे कि राजपूत युग में वाणिज्य व्यवस्था को देखने, यहाँ तक कि बच्चों जैसे यहाँ के विदेशी व्यापार के लोग थे, सीमा शुल्क वसूल करने जाते थे। जैसे जो सीमा शुल्क, जैसे व्यापारी लोग सीमा शुल्क वसूल करने जाते हैं। यहाँ तक कि जो वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने का राज्य आवश्यकता वस्तुएं मंगवाने आदि भी व्यवस्था करता था, ये वाणिज्य के लोग करते थे। यहाँ तक कि बच्चों जो मुख्य कार्य जमीन जैसे उपज का 6ठा भाग था राजपूत युग में, जमीनों पर लगाने वाला कर भाग कहलाता है। जैसे कर जो हम सब पैसा वसूलते हैं उसको हम कर के रूप में भी कह सकते हैं। जैसे आज भी ज़मीन पर क्या होता है, कर लिया जाता है। जैसे ज़मीन जो होती है, अगर हम सब ज़मीन खरीदते हैं तो उसको कर दिया जाता है। कर माने पैसा उसे पैसे के रूप में कर कहा जाता है। यहाँ तक कि बच्चों जो बंदरगाह, नाकद व सिंचाई पर वसूल किया जाता है, उस समुद्र व्यापार के लिए गुजरात में स्तंभ तीर्थ, खंभात और भृगुकच्छ भरूच बंदरगाह प्रसिद्ध थे। ये सब वाणिज्य में आते थे। फिर आता है हमारा बच्चों भारत, फिर बच्चों आता है हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुआ था, जैसे 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान जो भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए थे। किस शताब्दी में, 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत में मुस्लिम पर आक्रमण हुए। तो 8वीं शताब्दी से अरब राजसत्ता का विस्तार करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तरी भाग पर आक्रमण किया था। कौन आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था। यहाँ तक कि बच्चों जो वैव दिशा के जो सबुकातिगिन के फौज में आक्रमण किया था। यहाँ तक कि जो लेकिन उसके आक्रमण में भारत ने उसकी राजसत्ता स्थापित की थी। यहाँ तक कि उसने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक समय काल में भारत पर देखने को कई धन संपत्ति को देखकर कई बार आक्रमण, जैसे कि उन्होंने उस धन संपत्ति को कई बार देखकर उसमें आक्रमण किया कि इनके पास इतना धन है, अगर हम आक्रमण करके इनका धन हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों जो मोहम्मद गजनी के आक्रमण का मुख्य कारण भारत की अथाह संपत्ति थी। जैसे कि मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण क्यों किया था भारत पर, क्योंकि भारत के पास अथाह माने बहुत सारा धन था, उसे
हड़प लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने भारत पर आक्रमण किया। फिर एक बार क्या हुआ, आक्रमण के बाद जब दूसरा आक्रमण करता था और फिर तीसरा, जैसे एक पे एक आक्रमण करता रहता था। किसके कारण, धन संपत्ति के कारण। अगर मैं आक्रमण करके धन संपत्ति मेरी हो सकती है। फिर क्या हुआ बेटा, जैसे कि इस भारत में एकजुट होकर शक्तिशाली सेना बना। जैसे कि सब जब ऐसे ऐसे बार बार वो गजनवी आक्रमण करता रहा तो पूरे भारत वाले क्या हुए, एक साथ जुट होके एक सेना बनाई। एक सेना बनाई पर उसका परिणाम क्या हो, 1026 ईस्वी में उसे सोमनाथ पर आक्रमण करके अथाह संपत्ति लूट ली। यहाँ तक कि बच्चों जो मोहम्मद गजनी के आक्रमण के पश्चात लगभग 150 वर्ष तक पुनः भारत पर उसी दिशा पर आक्रमण करते रहे। पहले भी क्या होता था बच्चों की आक्रमण की बात जब भारतीय शासक के बाद आता था तो मोहम्मद गजनी की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए गजनी की लड़ाई चल रही थी। जैसे जब गजनी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लड़ाइयाँ चल रही होती है, लेकिन उसी समय सत्ता स्थिर नहीं थी। फिर भी हमारे देश में कमजोरी का लाभ नहीं ले सके। परिणाम स्वरूप 12वीं शताब्दी के अंत में शहाबुद्दीन गौरी ने आक्रमण किया। जैसे कि गजनवी के मृत्यु हो जाने के बाद क्या हुआ, तो 12वीं शताब्दी के अंत में शहाबुद्दीन गौरी ने आक्रमण किया। यहाँ तक कि शुरुआत में कई बार हम हार का सामना भी करना पड़ा, परंतु तराइन के मैदान में उन्होंने दूसरी बार आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली में सत्ता स्थापित की। जैसे कि बच्चों शहाबुद्दीन गौरी ने आक्रमण किया, शुरुआत में क्या किया, उन्हें कई बार सामना करना पड़ा, फिर भी परंतु तराइन के मैदान में उन्हें दूसरी बार आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली में सत्ता स्थापित की। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।